नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 27 जून का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के करवाएंगे और उसके बाद हम एक प्रश्न आपसे जो पूछे उसका जवाब बताएंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। तो देखते हैं आज 27 जून का करंट अफेयर। उसको देखने से पहले आप सभी से एक बार अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। हर रोज़ का पीडीएफ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होता है, हर रोज़ आपको मिल जाता है। तो वहां से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। देखते हैं आगे 27 जून 2024 का करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है वो कब मनाया गया है। ऑप्शन में कह रहा है 23 जून, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 22 जून और ऑप्शन तीसरे में कह रहा है 21 जून, ऑप्शन चौथे में कह रहा है 25 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो वो मनाया गया है 25 जून को। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन लास्ट में जो दिया है 25 जून। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। हर साल 25 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है IMO द्वारा 2010 में हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। कब? 2010 में। तब से हम 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे देखते हैं डिटेल कुछ जो जून से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पर्यावरण जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला जो है इसमें जो बेहद ही महत्वपूर्ण है वो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पवन दिवस को भी आप याद रख सकते हैं। ये जो है विश्व सिकल सेल यानी जो दिन है 19 जून को, इसको भी आपको याद रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो श्रीनगर में इस बार हुआ, तो इसको भी आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया गया। तो ये दिवस जो हम ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, इनको आपको याद रखना होगा। तो ये फटाफट रिवीजन के लिए आपको हम हर रोज़ देते हैं। तो इसमें से आपको रिवीजन जो है पूरे मंथ का जो दिवस महत्वपूर्ण है वो आपको याद होते रहेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। तो उस राज्य का नाम क्या है जिस राज्य के राज्यपाल ने ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन में कह रहा है महाराष्ट्र है, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है उड़ीसा है, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है हरियाणा है और ऑप्शन चौथे में कह रहा है राजस्थान है। तो उस राज्य का राज्यपाल कौन है, उस राज्य का नाम बताना है जिसके राज्यपाल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में ये जो किताब लिखी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है श्री रमेश बैस, उन्होंने क्षेत्र के प्राचीन और आधुनिक समुद्री इतिहास पर प्रकाश डालते हुए गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है जिनका नाम है रमेश बैस। गेटवे टू द सी एक व्यापक कार्य है जो मुंबई क्षेत्र के समुद्री इतिहास की पड़ताल करता है। तो ये प्रश्न से संबंधित कुछ डिटेल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेनी और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में या इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ कार्य किया जाता है। तो कृपया हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन पहले में कह रहा है नई दिल्ली, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है बेंगलुरु और ऑप्शन चौथे में कह रहा है जयपुर। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला जो दिया है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की जो है वो बैठक आयोजित
की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन में कह रहा है चाइना, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है जापान और ऑप्शन चौथे में कह रहा है फ्रांस। तो कह रहा है, प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो विश्व का है वो कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चाइना जो है, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, वो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला जो विश्व का पहला देश अपने नाम ये खिताब किया है। तो प्रश्न का आंसर होगा चाइना। आगे देखते हैं इस प्रश्न का जवाब जो है, जो डिटेल है उसके बारे में देखते हैं। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से, वो हिस्सा जिस तरफ अंधेरा है, से मिट्टी लाकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। चीन के मून मिशन चैंग-ई 6 का री एंट्री मॉड्यूल 25 जून को सुबह 11:30 सैंपल लेकर चीन के उत्तरी हिस्से में लैंड हुआ। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का मून मिशन चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलोमीटर मिट्टी लेकर वापस लौटा। चीन 2 किलो मिट्टी लेकर वापस लौटा है। चीन जो सैंपल लाया है वह करीब 4 अरब साल पुराना बताया जा रहा है। सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये प्रश्न का थोड़ा डिटेल था, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो विश्व का पहला देश है जो चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से से, जिस हिस्से पर अंधेरा है वहाँ से मिट्टी लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील करते हैं कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है पहले में गांधीनगर, दूसरे में बेंगलुरु, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है हैदराबाद और ऑप्शन चौथे में कह रहा है कोच्चि। तो कहाँ पर, उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है, ऑप्शन पहले में दिया है गांधीनगर। गांधीनगर में ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला जो गांधीनगर है वो होगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर ज़िले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU जो है वो भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर ज़िले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। तो इस प्रश्न का ये आंसर हुआ। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन पहले में कह रहा है लद्दाख, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है श्रीनगर, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है शिमला और ऑप्शन चौथे में कह रहा है गोरखपुर। तो किसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरे में कह रहा है श्रीनगर। श्रीनगर जो है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? श्रीनगर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल थोड़ा क्या कह रहा है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC जिसे कहते हैं द्वारा विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर ये जो हैं 3 पहले से ही भारतीय शहर हैं जिन्हें विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। चौथा जो है वो कहाँ है? श्रीनगर है। अगला पॉइंट कह रहा है कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी, कढ़ाई और पश्मीना जो साल है उसका और कानी साल जो है वो श्रीनगर के कुछ जो हैं शिल्प हैं जिसके लिए विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को जो है वो चौथा भारतीय शहर जो घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसने 1 वीक 1 थीम अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है डॉक्टर अश्विनी सिंह और ऑप्शन तीसरे में कह रहा है डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव और ऑप्शन चौथे में कह रहा है डॉक्टर नीरज सक्सेना। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जितेंद्र सिंह। पहले ऑप्शन में दिया है जो मंत्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने
वन वीक वन थीम अभियान के अभी जो है हाल ही में शुरुआत किया है। इस प्रश्न का डिटेल के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो है तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के राज्य मंत्री जो हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने 24 जून को विज्ञापन और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में भारत की हाल ही सफलता की गाथाओं को प्रदर्शित करते हुए वन वीक वन थीम OWOT अभियान का शुरुआत की है। वन वीक वन थीम। अब अगला पॉइंट कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा हमारा उद्देश्य ओवरलैप को कम करने और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए समान परियोजनाओं पर काम कर रहे सभी CSIR प्रयोगशालाओं के प्रयासों को एकीकृत करना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको CSIR कहते हैं के तहत एक सप्ताह एक थीम वन वीक वन थीम जो है पहल का उद्देश्य नवाचार को सभी के लिए समावेशी बनाना है। तो ये कुछ जानकारियां थी इस प्रश्न से संबंधित। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है मार्क रूट, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है जॉश टेलर, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग और ऑप्शन चौथे में कह रहा टिम जोसेफ। तो हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मार्क रूट को जो है वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव के पद पर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न का आंसर होगा मार्क रूट। अगला इसी से संबंधित कुछ जवाब जो डिटेल है उसको देखते हैं। कह रहा है नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले प्रमुख होंगे। 2010 से पद पर आसीन 57 वर्षीय रूटे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। रूट 4 बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कई गठबंधन सरकारों के मुखिया के रूप में भी उन्होंने अपना वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएँ दी हैं। तो अब जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, उसका जो महासचिव के रूप में सिलेक्शन हुआ है किसका मार्क रूट का हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन में कह रहा है 8वें, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 7वें, ऑप्शन पहले में कह रहा है 8वें, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 9वें, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है 7वें, ऑप्शन चौथे में कह रहा है 6वें स्थान पर है। तो फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला दिया हुआ है 8वें स्थान पर जो है वो ब्रिक्स खेल 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से 8वें स्थान पर स्थित है। इससे संबंधित थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कह रहा है रूसी कजान शहर में चल रहे ब्रिक्स खेलों के 7वें दिन के नतीजे में रूसी टीम पदकों की संख्या में सबसे आगे रही है। कौन सी रूस की टीम सबसे आगे है और रूस के कजान शहर में ये अभी ब्रिक्स खेल के जो है संपादन किया जा रहा है। ब्रिक्स गेम 2024 के 7वें दिन के नतीजे में रूसी एथलीटों ने 156 स्वर्ण, 93 रजत और 63 कांस्य पदक जीते हैं और पहले नंबर पर स्थित है। बेलारूस जो है वो दूसरे नंबर पर है 26 स्वर्ण, 49 रजत और 59 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं चीन जो है वो तीसरे स्थान पर है 17 स्वर्ण के साथ और भारत 1 स्वर्ण, 3 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर 8वें स्थान पर अपना काबिज है। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को PDF पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे हर रोज़ की PDF हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं जो फटाफट रिवीजन के लिए आपको बहुत ही बेहद सहायक सिद्ध होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 53वीं GST काउंसिल की बैठक में दूध कैंस पर GST कितना लागू किया गया है।
ऑप्शन पहले में कह रहा है 12%, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 10%, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है 18% और ऑप्शन चौथे में कह रहा है 5%। तो 53वीं जो जीएसटी की काउंसिल की अभी बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, उसमें दूध कैंस पर जीएसटी जो लागू किया गया है वो कितना, वो 12% जो जीएसटी है वो लागू कर दी गई है। तो ये अभी हाल ही में लेटेस्ट जो काउंसिल बैठी उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, जिसमें दूध कैंस पर जीएसटी जो है वो 12% लागू कर दी गई है। कुछ डिटेल इससे संबंधित क्या है, परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है, जिसका मतलब है कि दूध की पैकिंग के लिए स्टील, लोहा, एल्युमिनियम जो भी चीज़ का उपयोग हो उस पर इसी दर से जीएसटी का भुगतान होगा। वो किसी भी चीज़ की बनी होगी, लोहा होगा, स्टील होगा, एल्युमिनियम, सभी पे 12% का जो है चार्ज लिया जाएगा। उनका एक मानक आकार होता है, जिससे यह निर्धारित होगा कि दूध का डिब्बा क्या है और क्या नहीं है। परिषद ने सभी कार्टन, बॉक्स और केस पर 12% की एक समान जीएसटी के दर जो है निर्धारित करने की सिफारिश की है। इससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को विशेष रूप से क्या है मदद मिल जाएगी। तो ये क्या है जीएसटी परिषद का जो है वो अभी हाल ही में जो सिफारिश हुई है उससे संबंधित ये सवाल था। और जीएसटी जो दूध केंद्र पर जो जीएसटी है वो 12% होगी, ये आपके प्रश्न का जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन में कह रहा है पहला कोझिकोड, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है शिमला और ऑप्शन चौथे में कह रहा है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो जवाब देखने से पहले एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वो शहर जो है वो है कोझिकोड जो है वो शहर है। ये भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर अभी हाल ही में तैयार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ऑप्शन पहले में कह रहा है श्रीजा अकुला, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है मनिका बत्रा, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है अर्चना कामत और ऑप्शन चौथे में कह रहा है मानव ठक्कर। तो एक बार प्रश्न देखते हैं फिर से। हाल ही में टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन श्रीजा अकुला जो है वो टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। कौन, श्रीजा अकुला। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो ऑप्शन पहले में कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है जापान, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है अमेरिका और ऑप्शन चौथे में कह रहा है इटली। तो जो ये 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल जो हैं वो कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला जो दिया हुआ है फ्रांस। फ्रांस पे 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है एक्सिस बैंक, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है एस बैंक और ऑप्शन चौथे में कह रहा है ग्रामीण बैंक। तो हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो SBI है उसको हाल ही किस सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश जो है SBI ने सरकार को दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन पहला SBI। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने हैं। ऑप्शन पहले में कह रहा है गौरव बनर्जी, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है मनोज जैन, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है किरण सक्सेना, ऑप्शन चौथे में कह रहा है अनुराग सिंह। तो हाल ही में किसको जो है सोनी पिक्चर्स के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहले में दिया है गौरव बनर्जी को अभी हाल ही में सोनी पिक्चर्स के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो ये आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हमने ख़त्म किया है। अंत में देखते हैं एक हमारा जो हर रोज़ का पैटर्न है, पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम पिछले वीडियो से एक सवाल लेते हैं जिसका जवाब आपको जानने के लिए पिछले वीडियो में विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको जवाब बताएंगे। तो ये प्रश्न क्या है देखते हैं हम। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन पहले में कह रहा है श्रीनगर, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है ईरान, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है मालदीव और ऑप्शन चौथे में कह रहा है बांग्लादेश। तो भारत ने किस देश में पहला अपना जो नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो उसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और जिसका जवाब हम आगे आने वाले वीडियो में देंगे। और पिछला जो हमने सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है बांग्लादेश। तो इस प्रकार हमारा ये जो सेशन होता है वो लास्ट पड़ाव पर है। और अंत में हम आपसे एक बार अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो का PDF पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेलीग्राम का चैनल लिंक पे दिया है उस डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ हर रोज़ का आपको PDF अवेलेबल हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।